हाँ तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सबका स्वागत है हमारे पॉलिटिकल पोस्टमार्टम में। एक बार फिर से हम इस सीरीज़ के साथ मौजूद हैं आपके बीच, पाकिस्तान और पॉलिटिक्स। आज हम चर्चा करेंगे 1965 की लड़ाई के इतिहास के पन्नों में। इसकी बहुत कम जगह दी गई है, चर्चा भी बहुत कम होता है। जनरली चर्चा होता है 1971 और 1999 के युद्ध की, लेकिन 1965 की जो युद्ध हुआ था उसकी चर्चा नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, कितनी लोगों को विस्थापित होना पड़ा, आखिर कौन जीता कौन हारा, क्या थी इसकी सारी जो डेप्थ तक जाएंगे और एक एक जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत सारी न्यू जानकारी मिलने वाली है, और एज ए इंडियन भी आपको सारी बातें जानने का पूरा हक है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं राहुल भगत जी। भगत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आखिर क्या वजह थी कि 1962 में अचानक से युद्ध हुआ था, हम हार गए थे, उसके बावजूद 1965 में हमें पाकिस्तान से लड़ना पड़ा? देखिए, पाकिस्तान की हिम्मत तो इसलिए हुई 1965 में भारत पे हमला कर सके। उसका एक कहीं ना कहीं रीज़न जो था वो 1962 की इंडो चाइना वार थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान को ऐसा लगा कि अभी 4 साल पहले ही भारत ने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा है और अपने से ताकतवर देश के साथ लड़ा है, तो निश्चित तौर पे ही काफ़ी सारा असला, गोला बारूद और बहुत सारे मैन पावर प्लस मॉनेटरी बेसिस पे भी बहुत सारा लॉसेज हुए होंगे। बिल्कुल होता है। युद्ध में तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और एक युद्ध के बाद काफ़ी एक देश कमज़ोर भी रहता है। ऑल्दो वो जीत भी गया हो तो भी काफ़ी हद तक इकोनॉमिक स्थिति उनकी बहुत वीक हो जाती है, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश मिलिट्री पावर भी बहुत ब्रिटेन हद के तक साथ डाउन हो जाती है। बिल्कुल। तो इससे लगा पाकिस्तान को ऐसा कि अभी ये अच्छा मौका है कि हम भारत के ऊपर हमला कर दें। और चूँकि इसके पीछे एक्चुअल जो रीज़न था कि उन्होंने क्यों हमला किया, वो हमेशा आज़ादी के बाद से ही वो चाहते थे कि कश्मीर का हिस्सा हो या पंजाब का हिस्सा हो, वो चाहते थे कि वो कैप्चर कर ले, अपने अंदर कर ले। इसी प्रोग्राम के तहत उन्होंने एक बार, जब उसकी शुरुआत हुई, मैं उस पर ले आना चाहूँगा कि एक्चुअल में क्या रीज़न था 1965 का। एक तो वो भारत के राज्यों को कैप्चर करना ही चाहते थे। दूसरा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनका जो हमारी नदियाँ हैं, जैसे सतलज, झेलम, ताप्ती, तावी, हाँ, तो ये सब जो नदियाँ हैं, ये 5-6 नदियाँ हैं, तो इनको लेकर उनके आपस में मनमुटाव था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो और जिस पे शायद सिंधु नदी का भी इशू था, जिस पे इंडिया ने बांध बना दिया था, तो पानी जो है वो पाकिस्तान होके सतलज पे हाँ, सतलज पे था, तो बांध बना दिया गया था, तो वो उधर से नहीं जा पा रहे थे पानी, और पानी का डायरेक्शन मोड़ दिया गया था। तो ये पानी का ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट था। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि राजस्थान के कच्छ में पाकिस्तानी सेनाओं ने हमला बोला था ताकि उनको अपने अधीन कर सके, बट ऐसा पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो पाया और युद्ध छिड़ गया इस वजह से भी कि वो साइड बाय साइड इंडिया के रीजनों को पाकिस्तान कैप्चर करना चाह रहे थे। जूनागढ़ का एक अलग मसला भी था। हाँ, जूनागढ़ का भी मसला था। पहले एक्चुअली वो कच्छ का जो रीजन है वो जूनागढ़ के अंतर्गत ही आता था। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी पुरजोर कोशिश की, लेकिन भारतीयों ने उस समय भी करारा जवाब दिया उनको, जैसा आज तक देते आए हैं। एक पॉइंट में ऐड करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जूनागढ़ का केस थोड़ा सा अलग था। जब रियासतें को जब इंडिया में इंक्लूड किया जा रहा था, बिल्कुल, आज़ादी के बाद, तो जूनागढ़ शामिल नहीं होना चाह रहा था, तो उनकी इच्छा थी कि हम पाकिस्तान के साथ जाएँ। तो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि नहीं, जब जूनागढ़ हमारे साथ आना चाह रहा था तो इंडिया ने ज़बरदस्ती अपने मिलिट्री पावर के दम पर अपने में ज़बरदस्ती शामिल किया है, तो उनको हम अपने में शामिल होना चाहिए कायदे से। तो इस वजह से उसने स्टार्ट करा था कच्छ का, क्योंकि वो मरुस्थल का इलाका है, तो उनको ऐसा लगा कि इस पर किसी काम का ज़मीन नहीं है, बंजर ज़मीन कैजुअली लेंगे और हम पूरी ताकत से उसको अपने कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल, ये कब्जा, इस वजह से वो कच्छ पे उसने अटैक करा था। हाँ, ये बैकएंड का रीज़न है जो जिस पे मैं आता बाद में, लेकिन अच्छा हुआ आपने बता दिया इस चीज़ को। तो ये भी रीज़न था, नदी वाला रीज़न तो था ही था। उसके अलावा भी जो आपसी दुश्मनी बनी भी थी 1947 के बाद, जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तो वो भी एक रीज़न था, क्योंकि तभी भारत उनको खोटी आँखों नहीं सुहाता है, आज भी नहीं सुहाता है। तो ये सब ओवरऑल रीज़न रहे थे, और भी छोटी मोटी कई सारे कारण थी, और जिसके कारण युद्ध स्टार्ट हुआ। और अंततः इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि युद्ध में कैजुअलिटीज़ काफ़ी हुई। पाकिस्तान को कैजुअलिटीज़ इनफैक्ट ज़्यादा ही हुई इंडियन कैजुअलिटी के हिसाब से।
तो जिसका अगर आंकड़ा मैं लगभग बताना चाहूँ तो करीब करीब उस आंकड़े के हिसाब से लगभग 20 प्लेन मारे गए थे पाकिस्तानी सेना के, और इंडिया के लगभग 50 के आसपास उन्होंने क्षति पहुंचाई थी। तो चूँकि इंडिया के पास प्लेन भी उस टाइम से पाकिस्तान के हिसाब से ज़्यादा था, काफ़ी तो ज़्यादा। कैजुअलिटीज़ प्लेन के मामले में इंडिया की ज़्यादा हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें टोटल कैप्चर ऑफ एरिया की जो इंडियन सेना ने किया था, तो वो लगभग 1920 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है उस युद्ध में अपने पक्ष में किया था, जबकि 580 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर 380 आते हैं। करीब करीब 540 के आसपास की जानकारी मेरे पास, अच्छा। 540 से 580 ओके, के बीच में वो उन्होंने कैप्चर किया था इंडिया के अंदर। और दूसरी बात रही कि कैजुअलिटीज़ कितनी हुई, तो लगभग डबल कैजुअलिटीज़ हुई थी पाकिस्तान को जितना इंडिया को हुआ था। करीब करीब लगभग 2862 कैजुअलिटीज़ हुई थी इंडियन सेनाओं को, और उनका लगभग 5,500 के आसपास था, करीब करीब 5,500 पौने 6,000 के आसपास का, तो ऑलमोस्ट डबल कैजुअलिटीज़ उठानी पड़ी थी पाकिस्तान को। और यदि ताशकंद समझौता नहीं हुआ होता 1965 में, तो इनफैक्ट अपर हैंड इंडिया का ही था। अब अगर और भी डिटेल में जाना चाहेंगे, अपार्ट फ्रॉम द कैजुअलिटीज़ और कितना लैंड एरिया कैप्चर हुआ था, तो अपर हैंड उस टाइम तक, जब तक युद्ध विराम की घोषणा नहीं की गई विद द इंटरवेंशन ऑफ USSR और अमेरिका, तब तक इंडिया का ही अपर हैंड था। हो सकता है अगर ये एक हफ्ता और युद्ध चलता तो पूरी तरह से भारत इनफैक्ट लाहौर तक भी पहुंच चुका था, तो पाकिस्तान को कैप्चर वापस से कर लिया रहा था। लेकिन चूँकि पाकिस्तान इंटरनेशनल जो अपना USSR और अमेरिका है, उन दोनों की मध्यस्थता की वजह से इसको युद्ध विराम दे दिया गया, जो कि रशिया के ताशकंद में हुआ था। और वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई जिसके तहत लड़ाई रोक दी गई, और युद्ध के पहले जो भी लोग जिस स्थिति में थे पूर्ववत उसी स्थिति में लौट गए अपने अपने लाइनों के पीछे। तो अल्टीमेटली इसका कोई पक्का रिजल्ट नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा है, वो सेटलमेंट हो गया और युद्ध विराम कर ये दिया तो गया। चलिए अपने 2 मिनट में अपनी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे। डिटेल में जानना चाहेंगे आखिर युद्ध कैसे शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने का तो मैंने स्टार्टिंग में रीज़न बताया कि मतलब किस कॉन्फ्लिक्ट थी तरीके से? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। शुरू से ही कॉन्फ्लिक्ट रहा है 1947 के बाद से, जब भी आज़ाद हुआ भारत। नदियों का मसला था, कैप्चर्ड एरिया का मसला था, वो जूनागढ़ वाला मसला आपने क्लैरिफाई किया उसको। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब लड़ाई किस तरीके से शुरू हो गई, वह फाइट जो मतलब शायद मेरी बातों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। फाइट चालू हो गई मतलब मतलब मिलिट्री पहले तो आपस हाँ, में किस तरह से भारत ने- टकराव हुआ? देखिए एक्चुअली स्टार्टिंग का ये था कि पाकिस्तान जो था वो चाइना की तरफ, या यूँ कहें चाइना पाकिस्तान की तरफ शुरू से ही रुझान रखता आया है, क्योंकि उसकी विस्तारवादी नीति शुरू से ही रही है। तो वो चाह रहा है कि अपने आसपास वाले, चाइना की बात कर रहा हूँ मैं, आसपास के सारे एरिया को या सारे देश को अपने कब्जे में लो। तो उसने पाकिस्तान की मदद से भारत तक भी पहुँचने का कालांतर से प्रयास किया जा रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान और चाइना में घनिष्ठता बढ़ी है। और उस वक्त की अगर बात करें तो कुछ ऐसी बातें उन दोनों के बीच में चल रही थी जो कि भारत के लिए थ्रेट हो सकता था। तो भारत के लिए अगर थ्रेट हो सकता था तो भारत ये जानते हुए भी कि ये चीज़ें हमारे लिए थ्रेट हो सकती है, चुप तो नहीं बैठ सकता था। तो भारत ने इनिशियल स्टेप में खुद ही कदम बढ़ाते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर आक्रमण किया था, जो कि वन ऑफ द रीजंस है कि उनका इम्पैक्ट जो भी जूनागढ़ में हुआ या नदी के कारण हुआ, उसको लेके भी आक्रोश पाकिस्तान में भी पहले से था। तो इस तरह से भारत के वार के प्रतिकारात्मक कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी युद्धघोष आरंभ कर दिया और इस तरह से लड़ाई स्टार्ट हुई थी। अच्छा चलिए, लड़ाई शुरू हुई, लेकिन कितने दिनों तक ये लड़ाई चली, क्या हुआ, और इसके पीछे की कुछ इनसाइड बातें जो होंगी वह बताना साइड चाहिए। स्टोरी तो काफ़ी सारी है, अभी बहुत सारी स्टोरी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अभी राइट नाउ अभी मुझे उतना याद नहीं, बट हाँ मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि लगभग 22 दिन ये लड़ाई जो है वो चली थी। कैजुअलिटीज़ का संख्या मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितने भी लगभग 3000 के आसपास इंडियन सोल्जर्स की कैजुअलिटी हुई थी, और करीब करीब जस्ट डबल 6000 के आसपास पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे। और एरिया ऑफ लैंड कैप्चर की अगर बात करें तो उनके से 4 गुना ज़्यादा हम लोगों ने कैप्चर कर रखा था, मीन्स इंडियंस ने कैप्चर कर लिया था। तो अपर हैंड एनी हाउ भारत का ही था। पाकिस्तान में वो भी जो भी बोलना है वो बोलें, उनकी तो किताब अलग ही चलती है, बट इंडिया और दुनिया जो चीज़ पूरा जानता है वो फैक्ट यही फैक्ट है। तो पाकिस्तान ये दावा करता है कि वह वो युद्ध में उसने जीता,
इंडिया अपना दावा करता कि किसने जीता था, तो फिर क्या है? देखिए, मीटिंग में तो कोई एक ही जीतता है, दोनों तो जीत नहीं सकते कभी भी। पाकिस्तान वैसे तो कभी हार नहीं मानता है। आप उसको बोलोगे 1971 या 1999 के कारगिल वार भी अगर आप बोलोगे, तो उनका कहना है, या उनके बच्चे जो उधर रहते हैं पाकिस्तान में, वो तो अभी भी यही मानते हैं कि भारत तो हार गया था वो लड़ाई में। बट वो कहने से नहीं होगा। आपको जो दुनिया सच्चाई जानती है, जो रियल में हुआ है, वो चीज़ आपको सोचना है तो ऑथेंटिक सोर्स आप सर्च कीजिए, बुक्स पढ़िए, ऑनलाइन सर्च कीजिए, 4 लोगों से पूछिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी ने कहा है तो ये सही ही होगा। आप बाहर जाइए, रिसर्च कीजिए, पढ़िए, आपको खुद को खुद पता चल जाएगा। एक और बात, आखिर जब शुरू हुआ आपका ये आप ये कह रहे हैं कि 22 दिन तक युद्ध चला, तो आखिर फिर खत्म किस बात पे हुआ? युद्ध एक्चुअली ख़त्म करवाया गया बिना किसी निष्कर्ष के। देखिए, इंटरनल चीज़ है ये, हर जगह शायद आपको मिले या ना भी मिले। पाकिस्तान ने यूएसए को अप्रोच किया था कि वो उनको पता था कि यदि युद्ध थोड़ा भी दिन और चला तो वो युद्ध हार जाएंगे। तो उसका अच्छा अप्रोच था। और उस टाइम पे आप जानेंगे कि जिस तरह से भारत और अमेरिका के आज संबंध हैं, उस तरह के संबंध उस टाइम पे नहीं थे। पहले नहीं। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि पाकिस्तान के फेवर में रहा है स्टार्टिंग टाइम में यूएसए, ठीक है। और बाद में फिर रशिया भी भारत के थोड़े समर्थन में आया, जो कि आगे के विषय है। 1971 में जो हुआ, रशिया का भी सपोर्ट मिला था काफ़ी, बट वो बात की बात है, हम लोग दूसरी सीरीज में उसका जिक्र करेंगे। अभी अगर 1965 की बात की जाए तो यूएसए का जो थोड़ा सा झुकाव था वो पाकिस्तान की तरफ था। तो उस वजह से उसने और रशिया ने, मतलब रशिया क्यों आया इंक्लूड, क्योंकि वो एक ऐसा जगह था जो कि ना भारत था ना पाकिस्तान था, वो तीसरा देश था और उभरता हुआ महाशक्ति था रशिया एक टाइम पे यूएसए से भी ज़्यादा बड़ा पावर था। वो तो 1992 में विघटन के बाद उनका ये थोड़ा सा टुकड़ों में बट गया, टुकड़ों में बढ़ गया, अलग अलग लैंड उनका होगा, बट आज भी वो सुपर पावर है, अमेरिका से किसी भी हालत में कम नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। मध्यस्थता हुई रूस के ताशकंद में, जो कि आज उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। और वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, तो उन्होंने हस्ताक्षर किया समझौता पे, और इस तरह से युद्ध विराम का समापन हुआ। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसी रात लाल बहादुर शास्त्री जी संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए, जिसका क्लेरिफिकेशन आज भी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है पूरी तरह। अच्छा, 1965 का युद्ध था, 1962 का भी युद्ध था, इंडिया एक तरफा हारा 1962 में, लेकिन कुछ क्या वजह थी कि 1965 में पाकिस्तानी पर भारी पड़ गया? कैसे भी प्रतिद्वंदी का मामला था कि या फिर कुछ और भी रीजन थे? देखिए, दो तरह से इस चीज़ों को देख सकते हैं। सबसे पहला चीज़ जो आपने खुद ही बोला, प्रतिद्वंदी का मामला, पाकिस्तान और चाइना में आज भी कोई कंपेयर नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, न तब था। तो एक तरफ तो 62 में भारत नया आज़ादी 1945 में पाया, तो उनको अपना आर्मी, अपना कंट्री व्यवस्थित करने में काफ़ी टाइम लगा। और उस समय भारत इस हाल में नहीं था कि 1947 में एक नया देश बन के आप विदिन आप 10-12 साल में एक बहुत बड़े चाइना जैसे देश के साथ युद्ध आप लड़ लो, ठीक। दूसरी बात, काफ़ी कुछ हुआ था उस टाइम में। हमारा हवाई जो फोर्स है उस समय इस्तेमाल नहीं करने दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा आदेश नहीं दिया था कि हम हवाई सेवा जो अपनी वायुसेना है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। दूसरी बात कि भारतीय सेना उस वक्त उतनी तैयार नहीं थी। चाइना ने, चूँकि कोई भी चाइनीज जैसी कंट्री या कोई भी कंट्री हो, बोल के तो धावा करती नहीं है, अचानक से धावा करती है। और चाइना का विस्तारवादी नीति और उसका क्या कॉन्सेप्ट रहा है वो तो अब तक तो कम से कम हर लोगों को हर देशवासियों को पता चल चुका है। तो उन्होंने धोखे से ही हमला किया था। भारत के जो हथियार थे उस समय उतने परिपक्व भी नहीं थे, उनके पास काफ़ी उस टाइम के लेवल से काफ़ी एडवांस हथियार थे उनके पास। तो जब भारत संभलता तब तक काफ़ी क्षेत्र जो भारत का है वो भी, मतलब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि वो फुल फ्लेश्ड वार था, फुल कंट्री वर्सेस कंट्री, लेकिन हाँ वो एक मतलब मीडियम लेवल का वार था इंडिया वर्सेस चाइना, जिसमें काफ़ी पार्ट अरुणाचल प्रदेश का जो है वो कब्जा कर लिया गया चाइना के द्वारा। और आज तक इनफैक्ट वो उनके कब्जे में है। हमारा कैलाश मानसरोवर जो है वो भी उनके क्षेत्र में आता पूरा है। अक्साई चीन ही ले लिया पूरा। तो हाँ, वो आप ओवरऑल अगर बोल सकते तो पूरा अक्साई चीन उन्होंने ले लिया, जिसको बाद में अक्साई चीन नाम दिया गया कब्जा करने के बाद। तो इस तरह से हमारे यहाँ से काफ़ी बीइंग ए वीक साइड उस समय के हिसाब से हम लोगों ने उन क्षेत्रों को गंवा दिया। लेकिन जब आप पाकिस्तान की करेंगे तो पाकिस्तान की ना तब हैसियत थी ना अब हैसियत है कि भारत से वो 1-to-1 मुकाबला कर सके।
अगर पाकिस्तान भारत को आंख भी दिखाता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं दूसरा देश, जैसे कि नंबर 1 पे चाइना आप बोल सकते हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है, तभी उसकी इतनी हिम्मत हो रही है। और कुछ अरबिक देश, अरबिक मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे तुर्की वगैरह हो गए, तो उनकी मदद से भारत को वो लोग आंख दिखाते हैं। अदरवाइज़ 1 to 1 के मुकाबला आज भी पाकिस्तान में नहीं है। 1965 का जो युद्ध हुआ, कैजुअलिटीज़ हुई, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन इतनी कैजुअलिटीज वो इंडिया की भी तो हुई, इंडिया की भी कम नहीं हुआ। फिर क्या वजह थी कि इंडिया में परिवर्तन थोड़ा बहुत ही सही अभी तो हो गया था पाकिस्तान? स्टार्टिंग में तो मैं कहूँगा पाकिस्तान ही हावी था, क्योंकि उन्होंने जो टैक्टिस होता है ना, जैसे डे लाइट में पहले हमारे ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग जैसे अंधेरा हो गया तो लड़ाई करना बंद कर देते, तब तो कायदे से युद्ध लड़ते थे। बट उनका ऐसा नियम कानून लोग उतना उस हिसाब से मानते नहीं हैं। उन्होंने एक्चुअली में स्टार्टिंग में जब कश्मीर को हमला करने का उन्होंने चाहा, कच्छ के बाद, कच्छ तो संभाल लिया भारत ने, बट कश्मीर पे हमला करना चाहा, तो उन्होंने स्टार्टिंग में एज ए बहरूपिया अपने सेना के लोगों को बहरूपिया बना के वहाँ भेजा विथ हथियार, विथ वेपन्स। और जिस तरह से मतलब घुसपैठ अभी करवाता आतंकवादियों को, हाँ, जिस तरह से अभी घुसपैठ करवाते हैं उस तरह से ही भेजा। तो उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेजर पकड़ कर लिया था, पर जैसे भारतीय सेना को पता चला कि एक्चुअल में ये पाकिस्तानी सेना के सिपाही है, उन्होंने रिटेलिएशन किया, और इतना ज़ोरदार रिटेलिएशन किया कि वो लाहौर तक पहुँच गए थे एक टाइम पे। बट समझौते की वजह से उनको वो ज़मीन छोड़ना पड़ा, और जो पूर्वत स्थिति में जो भी था वो अपने अपने देश, अपने अपनी सीमाओं के पीछे वापस चले गए। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये धोखेबाजी की प्रक्रिया रही है ना, कि शुरू से ही पाकिस्तान के जहन में रही है। अगर लड़ाई भी करना है तो लड़ाई का भी कायदा और कानून है, वो मानते हुए नहीं, वो अपने ही चलाते हुए धोखे से वो लोग अटैक करते हैं। तो ये कारण रहा कि कैजुअलिटीज़ जो थी इंडिया में भी कुछ हद तक, भले ही उनसे आधी रही हो, लेकिन वो भी उतनी कम संख्या नहीं है, 3000 की संख्या थोड़ी काफ़ी होती है। एक सवाल और है मेरा कि आखिर इंडिया समझौते पर क्यों राजी हो गया? वो जब इतना पर युद्ध लड़ने गए तब तो लड़ते तो पूरा ख़त्म करके ही मानते आप। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एक्चुअली अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, उस टाइम पे प्रधानमंत्री हमारे थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा, कि ना उनकी पार्टी का रहा उस टाइम पे कांग्रेस का, कि आप मतलब विस्तार विधि अपनाइए या अपने तरफ से हमला कीजिए, इनिशिएट कीजिए किसी भी वॉर को। इंडिया का आज तक भी 2020 तक आज तक भी ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा है कि आप पहले युद्ध का पहल करिए। इंडिया में जब भी कोई हमला हुआ है उन्होंने रिटेलिएशन में ही मतलब प्रतिकात्मक कार्रवाई की है, कभी भी डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया उन्होंने। मतलब हम तो कहते हैं शांति का प्रतीक है हमारा तो देश। हमको क्या चाहिए, शांति चाहिए, आज भी चाहिए और उस समय भी चाहिए था। तो वो कभी नहीं चाहते कि इस तरह की लड़ाई हो। बट अब क्या था, लड़ाई जब छिड़ भी चुकी है तो कैजुअलिटीज़ तो लड़ाई में दोनों साइड से होनी ही होनी है। भले आपके 10 मरे, मेरे 2 ही मरे या 3 ही मरे, बट हमारी तरफ से भी कैजुअलिटी है। तो वो इन सब चीज़ों को बहुत ही मतलब सेंसिटिव थे इन सब मामले में। तो उन्होंने चाहा कि जब मध्यस्थता का प्रस्ताव सामने आया ही है, ठीक है, हमको जो जीता हुआ लैंड है नहीं चाहिए, आप ही रहिए, बट आप आज के बाद से ऐसा समझौता उसमें होगा कि हमला एक दूसरे पे नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से मध्यस्थता का जब अपॉर्चुनिटी आया उनके पास तो वो मना नहीं कर सके, और उन्होंने सहमति दे दी कि चलो भाई ठीक है, हम इस पर सहमत हो जाते हैं। बीइंग एन अपर हैंड ऑल्सो, आप अपना बड़प्पन दिखाया आपने, बीइंग एन अपर हैंड, क्योंकि छोटो जो हार रहे हैं वो बड़प्पन नहीं दिखा सकते, जो जीत रहे वही बड़प्पन दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही पावर होती है। तो जीतने वाले ने बड़प्पन दिखाया और मामला को सेटलमेंट किया उस टाइप पे ताशकंद समझौते में, और ये मामला फिर रफा दफा हुआ विदाउट एनी रिजल्ट। अब बोलने वाले तो पाकिस्तान में बोलते हैं हमने जीता, इंडिया में भी कुछ लोग बोलते हैं हमने जीता, बट अगर आप फैक्ट एंड फिगर पे जाएंगे तो आप डेफिनेटली पाएंगे कि इंडिया वाज द वन हु हैज़ द अपर हैंड। लेकिन चर्चा क्यों नहीं होती है? नहीं, इतिहास में भी इस युद्ध को कोई खास तवज्जो दी जाती है, नहीं इंडिया के इस इतिहास में भी कोई खास तवज्जो। लोग हार जीत पे ज़्यादा यकीन रखते हैं ना। आप 1965 के बारे में देखिए, जो थोड़े नेशनलिस्ट टाइप के लोग होंगे या जो आर्मी वगैरह से जुड़े लोग होंगे, वो लोग थोड़ा डीप में जानना चाहेंगे। आज के लोगों को क्या चाहिए, नॉर्मल 2 वक्त का रोटी पानी मिल जा रहा है, तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं जनरली। आप जनता में मैं तो स्टूडेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो लोगों की बात में तो हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जो मैं इतिहासकार रहे होंगे वो सब हिस्ट्री में ना बुक में ही उन्होंने नहीं मेंशन करा ज़्यादा स्पेशली कुछ बुक्स में है, हमारे स्टडी मटेरियल्स बुक में भले ही ना हो, बट टेक्स्ट बुक में भी अब हाँ, बट जो मतलब
हिस्टोरिकल बुक्स रहे हैं उसमें लिखा गया है, तो ये है कि चूँकि इसमें बहुत बड़ी हार हो जाती है या बहुत भयानक ऐसा जीत हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, तो ये चीज़ें लोगों के जहन में ताज़ा रहती है। लेकिन ये जो है यो इसका रिज़ल्ट नहीं निकल पाया, इसलिए भी हो सकता है कि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। काफ़ी पुराना आज के ज़माने से देखें तो लोग थोड़े मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा पुरानी चीज़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं। तो अब जितना हमको 1999 कारगिल वार के बारे में याद है, या फिर अभी 2008 का जो मुंबई में कसाब का जो हमला हुआ था, तो वो सब चीज़ें जो याद है, वो जनरेशन अब पुरानी चीज़ों को उतना नहीं पढ़ती है। तो ये भी एक कारण है कि उनके मतलब जहन में नहीं होता, डिस्कशन नहीं हो पाता है। अपने इतिहास में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हाँ, खुद के इतिहास में इंटरेस्ट नहीं है उनको, और इनकी तादाद एक्चुअली ये अच्छी चीज़ नहीं है, बट ऐसे लोग काफ़ी बड़ी तादाद में हैं जिनको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। तो मतलब बात यह हो गई कि आपने 1965 का जो युद्ध था उसको आपने भुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको एक सही तरीके से इतिहास को लिखना चाहिए? आपके जो 65 के जो युद्ध थे उसके बारे में फिर से लिखना चाहिए, और लोगों को स्पेशली इन टेक्स्ट बुक। सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज़ आसानी से लोगों के हाथ में उपलब्ध है ना, वहाँ पे ये सब चीज़ें जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है। आसानी से क्या है, कोई अगर 10वां क्लास का या 12वां क्लास का बच्चा है, उनके पास क्या पुस्तकें होंगी, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में आजकल तो इंटरनेट चल रहा है, लेकिन आज से 5-7 साल पहले तक तो लोग ज़्यादातर टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंड करते थे। कोई उस टाइम तक उतना ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी नहीं होता था, आज से अगर 7-8 साल 10 साल पहले अगर जाए तो आज हमको चाहिए कि हर पाठ्यक्रम में एक ना एक चैप्टर जो है वो ज़रूर डालें, इतिहास से रिलेटेड भी, जो हमारे वीरांगनाएँ या वीर पुरुष हुए उनके बारे में भी, और जो युद्ध लड़े गए हैं नेशन टू नेशन बेसिस पे, उनकी भी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हम सही से आगे तभी बात कर पाएंगे जब हमारा हिस्ट्री हमको पता होगा, हमें आगे कैसे जीना है, कैसे कदम उठाने हैं जो हमारे और हमारे देश का बेनिफिट हो सके, जिस चीज़ लोग इंटरेस्ट लें। तो हाँ, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। और लोग जानेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, अगर पुरानी चीज़ें जानेंगे तो जो गलतियाँ हमने पास्ट में की है वो गलतियाँ फ्यूचर में हम नहीं करेंगे। तो इससे हम एक अच्छा जो अपना कंट्री है उसको बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को ही चाहिए कि हर चीज़, हर पाठ्य पुस्तक में, पाठ्यक्रम में ये सब चीज़ें वो धीरे धीरे शामिल करें। अच्छा, तो आपने टेक्स्ट बुक में ऐड कर लिया, 1965 को बारे में बता दिया, लेकिन इंडिया में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलकर वो ये कहते हैं कि इंडिया हार गया है 65 में। कुछ लोग हैं ऐसे, हर जगह होते हैं, जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है वो लोग बोल सकते हैं ऐसा। बहुत सारी पार्टियां भी हैं इस तरह की, तो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। 1.3 बिलियन की आबादी है, कुछ लोग उसमें से अगर ऐसा बोल देते हो तो ठीक है भाई, उनकी इच्छा है, बट ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कौन लोग हैं उनको ऐसा नहीं करने दिया जाए और उनकी पहचान रखी जाए। सोच पे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। ओके, हाँ, नहीं, किसी की बिल्कुल सोच पे तो आप कंट्रोल किसी नहीं के कर सोच सकते। पर कंट्रोल नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह हो जाता है कि आप अपने इतिहास से भाग नहीं सकते हैं। जो चीज़ें आपसे रिलेट करती हैं, जो आपसे जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल। उससे आपका भी जुड़ाव होना उतना ही ज़रूरी है। बात 65 की ही नहीं हो, बात ऐसा तो सिर्फ एग्जाम्पल है। बात 71 की ही नहीं हो, बात सिर्फ कारगिल युद्ध की ही नहीं हो, 99 की नहीं हो। बात यह होनी चाहिए कि आखिर हम जो कुछ भी हमारे सामने जो घट रही है उसका हम पर असर पड़ना चाहिए, और ये असर तभी पड़ेगा जब हम किसी चीज़ के बारे में अच्छे से पता होगा। कहा जाता है कि अधूरी शिक्षा न होने से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो अपने आधी अधूरी शिक्षा ले ली, उस पर अपने कुछ मनगढ़ंत या किसी के बहकावे में, किसी की बातों में अगर अपने को एक अलग ये बना लेते हैं कि नहीं भाई हमारा इंडिया हार गया, या कुछ बना लिया, कुछ अलग तरीके का परसेप्शन बना लेते हैं अपने ही देश के, कंट्री के अगेंस्ट में, तो वो गलत है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, और अगले वीडियोज़ में हम फिर कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे। मोस्ट प्रोबेबल है कि 71 की युद्ध की चर्चा करेंगे, यानी तो हमारा जो चैप्टर 2 जो हमारा आता जो शूट होता है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो हालात बिगड़े आज़ादी के बाद, पाकिस्तान का भी उदय हो गया, इंडिया का भी एक नए शरीक से आज़ादी मिली थी,
उस पर हम लाएंगे कि आखिर कितनी परेशानियां हमें झेलनी पड़ी थी। आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं एक चीज़ अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग जो भी डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, आप लोग जाइए उसको, क्योंकि कम समय रहता है हमारे पास, तो सारी चीज़ें खुल के नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा कि आप आधे घंटे 1 घंटे में सारी चीज़ें पूरा सारी इतिहास चीज़ें समेट करके बोल पाएँ। तो आप लोग भी जाइए, रिसर्च कीजिए, बुक्स अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी बुक्स अवेलेबल है PDF के फॉर्म में, या किसी वेबसाइट पे जाके सर्च कीजिए और चीज़ों को देखिए, पढ़िए, समझिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको कोई भी प्रश्न उठता है दिमाग में, या आपको लगता है कि नहीं अभी तत्काल इसका सॉल्यूशन जानना चाहिए हमें, तो निश्चित तौर पे ही उसी समय आप कमेंट बॉक्स में आके अपना कमेंट डाल सकते हैं। और हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं आप बिल्कुल कि अगला वीडियो इस टॉपिक पे बनाइए। आपके मन में कोई भी एक अलग जानकारी है चाहिए आपको, तो वो भी आप बता सकते हैं। इस सीरीज़ से मतलब इंडिया और पाकिस्तान के जितने कभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इस टॉपिक पर कोई भी आपके टॉपिक नहीं मिलते आपके पास, हो सकता है हमसे कुछ टॉपिक छूट रहे हों, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं आप हमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी सजेस्ट कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। और कमेंट अवश्य करें, कुछ क्वेश्चन मन में तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें, हम जल्दी से जल्दी इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।